भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी आशा दिखाता है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई हर्ज नहीं, दावेदारी कोई करना कोई हर्ज नहीं। लेकिन टिकट मिलने के बाद चूंकि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, इस ध्येय के साथ फिर सब लोग लग जाते हैं। टिकट मांगो, सबको अधिकार है, मांगो। आप आपको शक्ति प्रदर्शन भी करो, आप आपकी बात भी रखो, लेकिन टिकट मिलने के बाद के मायने, टिकट मिलने के बाद के मायने तन मन धन से कांग्रेस के लिए काम करो। नहीं, आने वाले समय में अगर 2024 में फिर मोदी आएगो तो मैं थाने लिख दे जाऊं, नहीं तो अपनी कोई की बात सुनी जाएगी। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासी हलचल की। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी मोड पे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अगले महीने आचार संहिता जो आ रही है सामने। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैक्रो के जरिए रोड शो कर चुके हैं। अगर दूसरी तरफ देखें तो अमित शाह वो दौरा कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस में अगर हम बात करें तो अभी रंधावा जो उनके प्रदेश प्रभारी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो आह्वान कर रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, बस आप लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा लगाना है कि हम ताकतवर हैं, कमजोर नहीं है। मुद्दे हमारे पास में बहुत हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पन्ना प्रमुख से लेकर के तमाम जो चीजें पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए पहले से तैयार की हुई हैं उनको अंतिम रूप दे रही है। आने वाले दिनों नरेंद्र मोदी के दौरे होंगे, अलग अलग जगह पे सम्मेलन करे जाएंगे, बेनिफिशरीज के सम्मेलन होंगे, उनसे प्रधानमंत्री का डायलॉग होगा। और कोर कमेटी की बैठक जब हम चर्चा कर रहे हैं उससे कुछ घंटे पहले संपन्न हुई है, जिसमें साफ है कि केंद्र सरकार की योजनाएं, शेखावाटी के 3 जिलों को भविष्य में जो पानी मिलेगा जिसका एग्रीमेंट हरियाणा के साथ में है, उस पे बात, ईआरसीपी के जिले 18 सब 21 हो गए हैं, उसकी बात ये जनता के बीच जाएगी। और केवल विज्ञापन ही नहीं, नेताओं को धरातल पे उतरना होगा, जिन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है और मिलेगा उन लोगों से चर्चा करनी होगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी कांग्रेस से आगे है? क्या मायने हैं अभी तमाम चीजों के? या फिर ये कहें कि कांग्रेस अपना काम कर रही है, बीजेपी अपना काम कर रही है, आगे कौन होगा पीछे कौन है तो चुनाव ही तय बताएंगे। तो चले आज 3 वरिष्ठ पत्रकार इस पूरे जो घटनाक्रम है और आने वाले दिनों में जो चीजें दिखाई देंगी आपको, उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या वाकई ये भी कहीं कोई चुनावी तैयारी की रेस कहें, या फिर ये कहें कि ऐसा ही होता है चुनाव? तो हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं, महेश शर्मा साहब हैं और राजीव जैन साहब हैं। ओम जी, क्या लगता है, लंबा एक्सपीरियंस है आपको, ये बात ठीक है कि हम तो बहुत छोटे थे और जब पंपलेट लूटने के लिए बस में से या पीछे से कोई गाड़ियां दौड़ती थी, गड्डी लेके फेंकते थे, तो छोटे बच्चे थे तो उनको लूटने में बहुत मजा आता था। जैसे जयपुर में पतंग लूटने की देखता हूँ, गांव में यही होता था कि थोड़ी सी भी भीड़ होती थी और किस पार्टी का है कौन, उसी के नारे भी लगा देते थे, क्योंकि हमें पंपलेट चाहिए होते थे। और ये इलेक्शन के दरमियान ही होता था। लेकिन अब पैटर्न बदल गया जो मैं देख पा रहा हूँ। तो क्या लगता है आपको कि जो कवायद चल रही है, चुनावी तैयारियां चल रही हैं, बहुत जल्दी है, या फिर कहें कि अब तो रणभेरी बजने वाली तैयारी होनी चाहिए? और बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी को अगर हम देखें तो क्या बीजेपी की तैयारी 2 कदम आगे है भी? देखिए, ये एक तो उस दौर की तो आप बात ही मत कीजिए। बड़ा पवित्र जमाना था, उसमें न इत्तेफाकियां थी लेकिन कमाल का भाईचारा था। और बच्चे जो थे वो भी उसको वैसे आनंद के साथ में सारा चुनाव उत्सव को एंजॉय करते थे। बिल्ले और लगा करके, पता नहीं किसका क्या है, लेकिन ये 2 बैल की मैंने लगा रखी है, एक सारे का इधर लगा रखा है। ये सब स्कूल में हम जाते थे तो ऐसा ही दिखते थे। लेकिन अब चीजें बहुत अलग हो गई हैं। अब चीजें वैचारिक रूप से संघर्ष का, मेरा ख्याल है कि ये तीसरा चुनाव होगा 2014 के बाद में, 2019 और अब ये जो चुनाव है। और ये तो निश्चित रूप से बड़े कांटे का चुनाव है, जिसमें कि जो लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं कि हम इसको, देश को कहां से कहां ले जाएंगे। सन 47-50 की बात कर रहे हैं, 2047-2050 की बात कर रहे हैं कि दुनिया में एक सबसे बड़ी शक्ति होगी ये सारा सिलसिला, और राजस्थान निश्चित रूप से उसका हिस्सा होगा। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो निज़ाम है ये बदलना है, क्योंकि ये निज़ाम
डेमोक्रेसी के लिए हितकर नहीं है। फासिज्म और क्या क्या नाम देते हैं, और दूसरी ओर ये वंशवाद और अपने दिया मुल्क को, इस तरह का आरोप ये लगाते हैं, वो लगाते हैं। हकीकत यह है कि वैचारिक स्तर पर जो युद्ध चल रहा है उसमें राजस्थान में ऐसा कुछ पता लगा नहीं, लेकिन ये लग रहा है कि जिन लोगों को काम दिया था उस वक्त पिछली सरकार, गहलोत सरकार ने, जिसमें नगर मित्र थे, 80,000 स्वास्थ्य मित्र थे, राजीव गांधी 2,000 युवा मित्र थे, 17,000 रुपये उनको तनख्वाह मिलती थी, और 350 राजीव गांधी समन्वयक थे जिनसे 32,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, वो सब बेरोजगार हो गए। तो उनको असंतोष है, वो भी दिख रहा है हमें कि असंतोष कहाँ है। लेकिन पार्टी के लेवल पर जो एक जन संगठनों को जिस तरीके से सक्रिय होना चाहिए, ये क्योंकि वैसे तो ये यही लोग जिनका नंबर मैं बता रहा हूँ, ये 24 अप्रैल 2023 में राजेंद्र राठौड़ ने कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर है जिनको कि ऑबलाइज किया जा रहा है। तो अब ये वर्कर बेरोजगार अपनी पार्टी के लिए काम करना चाहिए इनको, लेकिन अभी तो ये संघर्ष कर रहे हैं कि सब हमें बहाल करो और ये सब। बाकी जी किसानों के बीच में आपको पता है कैसे क्या हो रहा है, मजदूरों को कोई सिलसिला है नहीं, लेकिन पार्टी स्तर पे तैयारी की, ये तो मुद्दे हुए, मुद्दे पे भी हम बात करेंगे। पार्टी स्तर पर देखिए, कुल मिलाकर के अब यहाँ से नहीं, अब दिल्ली से तय हो रहा है कि पार्टी स्तर पे क्या करना है। 25 लोकसभा की सीटें हैं, उसको कैसे हासिल की जाए ये दिल्ली से तय करेंगे, और विधानसभा लोकसभा के क्षेत्रों में किसको कहां पर जाना है, किसी के साथ में अगर आपको गठबंधन बनाना है तो किसके साथ में बनाना है, कौन लोग चले गए और कौन लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कतई संकट नहीं है, निश्चित रूप से सारा सब कुछ तय है, वो लोग दिल्ली से तय करके। और लेकिन कांग्रेस के लिए मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल वाला सिलसिला होगा, क्योंकि ट्राइबल एरिया से जैसे मालविया चले गए, दूसरे लोग भी कोई जाने की फिराक में हो, मालूम नहीं, जितने गए हैं उतना ये नजर आया। तो उसका ये जो 25 लोकसभा की सीटें हैं इन पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन दिल्ली से कैसा सिलसिला बन के आता है, किसको टिकट मिलता है, क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा। सारी रणनीति की मूल आधारशिला वहीं से रखी जाएगी। मैं चले राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, मुद्दे राजनीति में बहुत सारे आएंगे, मुद्दे हम स्क्रीन पे भी चला रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा है कि आरसीपी और जैसे मैंने पहले जल जीवन मिशन के तहत जो पानी मिलेगा राजस्थान को, उस पर फोकस है। दूसरा, बेनिफिशरीज हैं, वो चाहे उज्ज्वला जो योजना के हों या फिर मुद्रा लोन योजना के हों, जो भी बेनिफिशरी हैं, आयुष्मान भारत के हों, जिस भी योजना से जुड़े लोग हैं उनसे प्रधानमंत्री रूबरू होंगे। जैसे अशोक गहलोत साहब इलेक्शन से पहले हुए, ये सब सिलसिला चलेगा। लेकिन बात यह पार्टी, ये भी एक पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। तो अभी क्या लगता है आपको कि राजस्थान में बीजेपी पन्ना प्रमुखों तक पहुंचने की बात कर रही है? हालांकि कांग्रेस का भी दावा है कि हमारी बूथ मैनेजमेंट अंतिम चरण में हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्या दिखाई देता है आपको कि जो धरातली तैयारियां हैं वो बीजेपी और कांग्रेस में किस तरह से देखें हम? देखिए, धरातली ये तैयारियां तो दोनों दल अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं जी। बीजेपी का एक जो कह सकते हैं कि संगठन बहुत मजबूत है, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, वैचारिक जो है उसकी एक मजबूत है, वो अपनी विचारधारा पे अडिग रही है, तो उसका कार्यकर्ता उससे जुड़ता गया और उसने दूसरे लोगों को भी जोड़ा। दूसरी तरफ हम देखें कि जो कांग्रेस है वो अपने विचारधारा कहीं सामने नहीं ला पाई या लोगों के गले नहीं उतार पाई, और जिसका नतीजा है कि हम पिछले 2 चुनाव, लोकसभा चुनाव से देख रहे हैं कि वो क्या सुनने पे जा रही है राजस्थान में। क्योंकि 2019 का चुनाव उस रूप में अभी आप देखें योगेंद्र जी, उससे 6 महीने पहले 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस सरकार में आ गई थी कांग्रेस, लेकिन उसके 6 महीने बाद ही जो चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, कांग्रेस कितनी बुरी तरह हारी, वो आप और हमारे सबके सामने कि ऐसी सीटों पे 5-5 लाख के वोटों से हारी। तो मैं तो उस रूप में देखता हूँ कि कांग्रेस का जो विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर पड़ी। उसके कार्यकर्ता दूसरे लोगों को, नए लोगों को नहीं जोड़ पाए, जो अभी तक भी देखिए आप पुराने लोग ही उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, पुराने लोग ही अपने झंडा उठाए हैं, वो कितना मजबूती से है। अब तो नई पीढ़ी आ गई, पिछले 15-20 सालों में देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उस ढर्रे पे नहीं चल पाई। आइडियोलॉजिकल
मैं दो ध्रुवी मानता हूँ, एक जो अपने जो विचारधारा पे अडिग रहे, एक वामपंथी दल और एक दक्षिणपंथी दल। दक्षिणपंथी के भाजपा, इसमें हार्डकोर आइडियोलॉजी के जो लोग थे उनके हाथ में नेतृत्व आ गया। तो उन्होंने जो उनकी मैं पूर्व में भी कई अपने चर्चाओं में कह चुका इस बात को कि जो उसके कोर इशू थे, 40-50 साल से कोर इशू थे कि धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, 3 तलाक खत्म करेंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, तो इन मुद्दों को इस सरकार ने हल किया। इस सरकार के प्रति जो आकर्षण बढ़ा लोगों का, वो उसने जो अपने विचारधारा के कोर इशू थे, मूल मुद्दे जो होते थे पार्टी के, तो उनको हल किया। तो उससे तो उसका कार्यकर्ता और मजबूती से जुड़ा, उसमें खुशी की लहर चाहिए। उसने साथ में दूसरे लोगों को जोड़ा कि देखो हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो उस पर अडिग रहती है, चाहे 2 सीट आए, चाहे 50 सीट आए, चाहे सत्ता में आए, हम हमारे इशू पे कायम रहते हैं और उनको जब पावर में आएंगे तो उनको हल करेंगे। तो हल किया। तो अब उसमें दो बातें हो सकती हैं कि जो समर्थक वर्ग है उस विचारधारा का, तो उसको अपने नेता की छवि एक हीरो के रूप में देखता है और उसमें उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। जैसे अभी प्रधानमंत्री को तानाशाही या अधिनायकवादी या जो भी बातें जो भी यूज में ले लें, वो उस रूप में देखते हैं। तो लेकिन आप इन दोनों में अंतर देखिए, जो विचारधारा पे अडिग रहा वो तो आगे बढ़ता गया और जो नहीं रहा वो पीछे चलता गया। कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात करती रही, तो वो जनता के बीच उस मुद्दे को कहीं ना कहीं गले नहीं उतार पाई, इसीलिए तो वो कमजोर हुई। वामपंथी दलों का हश्र देख लीजिए, विचारधारा पे कायम है वो, चाहे उनकी बंगाल में 0 सीटों में पहुंच रहे हों या कहीं भी त्रिपुरा में भी हट रहे हों, लेकिन वो अडिग है। लेकिन उन्होंने भी जो शासन किया तो अपनी आइडियोलॉजी को मानते हुए आगे किया, तो वो लंबे समय तक शासन में रहे। तो ये कांग्रेस की एक जो मैं कमजोरी मानता हूं, तो मैं आइडियोलॉजिकली बहुत तरीके के लोग हैं, दिखेगी वहां चले जाएंगे, जहां पार्टी कमजोर होगी बात छोड़ देंगे। तो अवसरवादी लोग हैं, अवसरवादी। तो विचारधारा जहां छूटती है तो ये अवसरवादी जो मध्यम मार्ग, आप देखिए समाजवादी के ही नेता थे, वो कहीं भाजपा में चले गए, कहीं कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में भी आप और हमारे सबके मित्र मोहन प्रकाश, वो कोई मूलतः कांग्रेसी विचारधारा के नहीं, समाजवादी विचारधारा के। इसी तरह कांग्रेस में जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं तो वो मूल कांग्रेसी नहीं है। अब भाजपा में भी दूसरे लोग जा रहे हैं, लेकिन उनको उतना महत्व नहीं मिल रहा। उनका जो निर्णय लेने वाली क्षमता की बॉडी होती है उसमें उन लोगों को जगह नहीं मिल रही। ये ठीक है कि चुनावी गणित होता है, सीटें बढ़ानी होती हैं तो कुछ लोगों को लिया जाता है, कांग्रेस भी लेती है, लेकिन कांग्रेस में वो इतने हावी हो जाते हैं कि कांग्रेस की जो अपनी विचारधारा है वो कहीं ना कहीं वो खत्म कर देते हैं किसी रूप में। वो अपना गुट भी बना लेते हैं, कुछ इस तरीके की चीजें चलती हैं। तो गुटबाजी कांग्रेस में बहुत ज्यादा चलती है। और ये एक जब केंद्रीय नेतृत्व मजबूत होगा जिस दल का, उस पार्टी में गुटबाजी बहुत कम होगी, या मतलब कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। आप देखिए भाजपा में आज कोई आवाज उठा पाता है? मुख्यमंत्रियों का उन्होंने अपने ढंग से चयन किया। ये कांग्रेस आरोप लगाती रही थी कि इनका चेहरा कौन होगा, इनका चेहरा कौन होगा। 5-6 लोग कांग्रेस के, गोविंद सिंह डोटासरा हुए, अशोक गहलोत हुए, और भी नेता हुए, वो सब ये कहते थे चुनाव से पहले के साहब इनके सब 6-6, 7-7 दूल्हे बन के घूम रहे हैं। लेकिन वो पार्टी कितनी, उसका नेतृत्व कितना मजबूत था। उसने कहा जो शुरू के 10 नाम है उनको छोड़ो, बाद के 10 नामों में से चयन करेंगे। उन्होंने तो ये साबित किया कि हमारे पार्टी में तो मुख्यमंत्री पद के बहुत दावेदार हैं। ये वो उसी पार्टी में होगा जो अपना संगठन इतना मजबूत कर लेगी। जी योगेंद्र जी जी महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, समय के साथ में, परिस्थितियों के साथ में चीजें बदल जाती हैं। वो चुनाव का दौर जो आप लोग फील्ड में रिपोर्टिंग के लिए निकलते हैं, वो दौर अब नहीं होता है। उससे लोग एंजॉय भी करते थे, बात करने में मजा आता था। नारे जो होते थे वही अपने आप में एक बड़ी खबर होती थी। स्टेंसिल से प्रचार होता था और जो अंदाज होता था चुनाव प्रचार का, शानदार होता था। आज भी है, आज आईटी का युग है, बहुत फास्ट लोगों को चीजें चाहिए, आज उस अंदाज में काम हो रहा है। लेकिन मैं तैयारियों की बात करना चाह रहा हूं यहाँ पे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों तैयारी कर रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी 2 कदम आगे है? देखिए, जो स्टार्टिंग जो मैं देख रहा था कि पहले एक, इसमें कोई बात नहीं है कि वो कुछ कदम आगे चल रही थी बीजेपी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि अब थोड़ा सा फिजा बदली है। जब से चंडीगढ़
मेयर का जो चुनाव रिजल्ट आया है जी, उसके बाद से, इससे पहले की अगर बात है कि जो इंडिया गठबंधन जो बन रहा था चुनाव के लिए जी, उस वो बिखर रहा था गठबंधन थोड़ा। में अब गठबंधन को मजबूत करने की तरफ इरादा सामने आया है, क्योंकि इससे पहले तो यूपी का अगर देखें उदाहरण के लिए, समाजवादी पार्टी और यूपी कांग्रेस का। में उन फैसला, और जो आप और कांग्रेस ने मिलकर के जो पंजाब में जो ये चंडीगढ़ में जो चुनाव जीता, से नई फिजा बन रही है धीरे धीरे, और शायद ये गठबंधन की मजबूती के लिए आगे बढ़ रही है, विपक्षी गठबंधन के लिए। और जिस तरह से मतलब क्या कहते हैं ना, एक छोटे से चुनाव किया, तो इसका इम्पैक्ट बहुत होने वाला है आने वाले दिनों में। जैसे ये जो जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में कुछ अलग फिजाएं दिखाई देंगी, सही कह रहे हैं महेश जी। और हर फैसले, हर घटना, उसका एक अलग तरह का इम्पैक्ट आता है। इसी वजह से तो कहा जाता है कि राजनीति हो चाहे दूसरी चीजें हो, वो कब क्या तस्वीर बदल दें कोई पता नहीं है। अभी चंडीगढ़ के फैसले का जिक्र कर रहे थे महेश जी, और घटना का भी जिक्र, घटना और फैसले दोनों ही देखिए। घटना को लेकर के आम आदमी पार्टी को लगता है कि कोई तो हमारे साथ में साथ होना भी चाहिए, अगर मजबूती के साथ में हमारे साथ विपक्ष नहीं होता। हालांकि कोर्ट का फैसला है ये। और समाजवादी पार्टी को भी प्रियंका गांधी ने डायरेक्ट जब अखिलेश से बात की, 17 सीट की बात हो, लेकिन एक मैसेज ये जा रहा है कि गठबंधन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट घटक दल है वो बाहर नहीं जा रहा, साथ में रहेगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन की भी नीतीश के बाद में मुझे लगता है कि लीडरशिप जो होगी वो कांग्रेस के हाथ में ही होगी। क्यों राजीव जी लगता है ये? तो उस लिहाज से भी हम देखें, खैर वो एक अलग मैटर है, क्या होगा उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मुद्दे की मैं बात कर रहा था, आज आप भी देखते हैं कि हम कोई भी पार्टी जब अपोजिशन में होती है तो काफी एग्रेसिव होती है, जैसे ही वो सत्ता की कुर्सी में बैठती है तो डिफेंसिव हो जाती है। तो यहाँ कुछ होगा कि कांग्रेस चाहे तो मुद्दे बहुत हैं, आप डेली देखिए उस समय कि महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ में रेप केसेस, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं कि रेपिस्तान बन रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। सरकार बने 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो अब ये नहीं कह सकती बीजेपी की नहीं हुआ, तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है। लेकिन बीजेपी बेनिफिशरीज और केंद्र की योजनाएं, ईआरसीपी, शेखावाटी के 3 जिलों को जो पानी मिलने वाला है वो उसी पे फोकस रखेगी। तो क्या अभी भी लगता है आपको कि गहलोत सरकार की चीजें बीजेपी के नेताओं को बोलने के लिए रहेंगी? देखिए, जब चुनावी जो चलेगा माहौल बनाने के लिए दोनों पार्टियां अपने इस मुद्दों को उठाएंगी। बीजेपी निश्चित तौर पे पुरानी गहलोत सरकार के मुद्दों को उठाएगी और साथ में अपनी केंद्र सरकार की योजनाओं को भुनाएगी। और कांग्रेस को मौका है, भाजपा के अभी 3 महीने, जब तक चुनाव होंगे 3 महीने 4 महीने हो जाएंगे, तो वो उनको किस रूप में इशू बना पाती है। तो कांग्रेस ऊपर ये निर्भर करता है कि वो जो भाजपा के खिलाफ के जो मुद्दे हैं जिनको उठा सकती है। लेकिन योगेंद्र जी, मैं एक चीज कह सकता हूँ कि जो लोकसभा चुनाव होगा वो राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लड़ा जाएगा निश्चित तौर पर। और जहां तक विपक्षी गठबंधन, अभी महेश जी भी जिक्र कर रहे थे, चंडीगढ़ की ये घटना हुई है, अब विपक्षी दलों का ये दायित्व बनता है कि वो उस मुद्दे को जनता के बीच में किस तरीके से ले जाए। उनको चाहिए कि वो कि साहब भाजपा बिल्कुल चुनावी प्रक्रिया को अपने अधीन करना चाहती है या जो भी है, अब वो मुद्दा उनको बनाने की बात है। लेकिन अलायंस वाली जो बात कर रहे थे कि यूपी में प्रियंका गांधी के दखल के बाद समाजवादी पार्टी से हुआ, समाजवादी पार्टी उनको 17 सीट देने पर सहमत हुई है कहीं ना कहीं। लेकिन योगेंद्र में आज भी मतलब मेरे को संशय है, समाजवादियों का तो मेरे को हमेशा डाउट रहता है कि वो अखिलेश यादव मतलब 17 सीट अभी देने की बात करें, चुनाव आते आते तक मेरे को लगता नहीं ये बिखर जाएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कह रहा हूँ मैं सिर्फ, तो उत्तर प्रदेश में मेरे काफी जान पहचान मतलब संपर्क रहता है लोगों से, तो वहां से जो मेरे को सूचनाएं मिलती हैं तो वो खुद भी एक संदेह के उस मामले में लेते हैं कि नहीं ये चलेगा नहीं, क्योंकि बाद में हो सकता है चुनावी दौरान, चुनाव के प्रचार के दौरान कहते हैं कि हमारा तो दोस्ताना मुकाबला हो रहा है, मतलब लड़ेंगे जरूर। ये समाजवादी पार्टी इतनी आसानी से इतनी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दे,
जो कि स्टार्टिंग में तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तो 2 सीटों के लायक है वहां उत्तर प्रदेश में, अब 17 सीट देना एक वो रखता है। और जो पूरे देश भर में विपक्षी गठबंधन बन रहा है वो बड़ा बेमेल सा बना रही है कांग्रेस। अब महाराष्ट्र में वो शिवसेना उद्धव ठाकरे से समझौता कर, मतलब उस गठबंधन में जाएगी शिवसेना। अब शिवसेना की विचारधारा क्या है आप हम सब जानते हैं, उसकी विचारधारा तो कहीं ना कहीं भाजपा से नजदीकी विचारधारा। तो मतलब एक ये चुनावी एथिक है, चुनाव जीतने के लिए गठबंधन ये किया जा सकता है और जीत भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो बिखराव होता है तो सब जिस तरीके से अपने मालवीय जी ये कह के आ गए कि साहब मैं तो विश्व हिंदू परिषद में था, विद्यार्थी परिषद में था, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। हाँ, तो उसी तरीके से शिवसेना भी कभी ये कह के चली जाएगी। अब भाजपा तो अपनी पूरी प्लानिंग से चल रही है। उसने महाराष्ट्र में जब भाजपा कमजोर स्थिति में हुई तो उसने शरद पवार की पार्टी और शिवसेना दोनों में विभाजन करा दिया। बिहार में भाजपा कमजोर थी तो उसने नीतीश कुमार को विपक्ष गठबंधन से अलग कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश में थोड़ी कमजोरी कहीं वेस्टर्न यूपी में दिख रही थी तो जयंत चौधरी को किसी रूप में लिया है। तो भाजपा की जो तैयारी है उसमें विपक्षी गठबंधन मतलब कहीं ना कहीं डावाडोल होता हुआ दिखता है। जब चुनाव आते आते तक तो हो सकता है वो धराशायी भी हो जाए। तो या इसका असर राजस्थान की तैयारी पे भी पड़ेगा, कांग्रेस की पे। राजस्थान के संदर्भ में मैं आपको बता दूं अभी भी कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं समझौते में जा रही है। भाजपा तो अब एक क्लियर हो गई, वो तो पूरी 25 सीटों पे लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस के सामने मुश्किल ये है कि आदिवासी क्षेत्रों में हो सकता है वो जो आदिवासी पार्टी है बीटीपी उनके लिए 2 सीटें छोड़ दे। इधर वो देख रही है कि कहीं हनुमान बेनीवाल दमदार दिखे तो उनके लिए 1 सीट छोड़ दें। तो कांग्रेस मौजूदा स्थिति में हो सकता है पूरी 25 सीटों में कांग्रेस ही लड़े, लेकिन जो आज दिख रहा है कि कांग्रेस 2-3 सीटें सकती है। तो ये तो समय बताएगा किस रूप में होगा। कांग्रेस के साथ तो ये मुश्किल है। उसके और नेता यदि आने वाले समय में छोड़ेंगे, बीजेपी स्ट्रेटेजिकल चल रही है, जब कांग्रेस कुछ कदम बढ़ाएगी तो उसका एक नेता तोड़ लेगी बड़ा। तो कहीं ना कहीं माहौल को वो मतलब भाजपा अपने पक्ष में करने के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं वो करेगी और कांग्रेस दबाव में रहेगी क्योंकि अब विपक्ष में आ गई। उसके पास ये कहने को नहीं है, उसके पुराने मंत्री पुराने नेता वरिष्ठ नेता छोड़ के जाएंगे। अब भाजपा उनको टिकट देने वाली भी नहीं है आज की स्थिति में। योगेंद्र जी आप ये देखिए, भाजपा में कोई दावा नहीं कर सकता है, ना गजेंद्र सिंह शेखावत कर सकते, ना सीपी जोशी कर सकते कि उनको टिकट मिल ही जाएगा। तो ये नए जाने वाले लोगों को टिकट मिले ये कोई गारंटी नहीं है। अमित शाह कह भी चुके हैं कि आप लोग हंसते होंगे कि 25 साल से जब हमारा ही भला नहीं हो पाया तो इनका आने वालों का क्या भला होगा। यही मैं कह रहा हूँ कि जो पार्टी मजबूत होती है वो अपने हिसाब से उसके डिसीजन होते हैं। जी चलिए, मैं महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। पहले बीच में छूट गए थे सर, मैं आपको कंटिन्यू भी करना चाहूंगा और मैं बात तैयारी को लेकर के करना चाह रहा था कि राजस्थान की सियासत पे थोड़ा फोकस करें। तो बीजेपी और कांग्रेस, मैंने बताया कि बेनिफिशियरी से चर्चा करेगी बीजेपी, सम्मेलन करेंगे आने वाले दिनों में, नेताओं के दौरे होंगे। कांग्रेस भी इसी तरह से संसदीय क्षेत्र के सम्मेलन कर रही है, वहां जा रहे हैं तीनों नेता इनके और वहां चर्चा कर रहे हैं। अभी तो प्रारंभिक स्टेज है। कांग्रेस का कहना है कि हमारी कार्यकर्ताओं की टीम मजबूत है, हम राजस्थान में कमजोर नहीं है, लेकिन बात यहाँ तैयारी की आती है, तो उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, तैयारी के मामले में है कि थोड़ा सा ये जिस तरह से मालवीय छिटक के गए हैं कांग्रेस से, उसके बाद से थोड़ा सा सेटबैक रखे, डैमेज कंट्रोल की तरफ, मतलब जिसे कह सकते हैं कि आक्रामक नहीं, डिफेंसिव मोड में है। और ऐसे डिफेंसिव मोड में होने की वजह से उसे मतलब फिर से कुछ न कुछ नई नीति सोचने के बाध्य होना पड़ रहा है। जो जैसे कि राजीव जी ने भी बताया कि कहीं वो दूसरे दलों से भी कहीं सीट शेयरिंग का मामला हो सकता है, क्योंकि एक नई तरह का जो है कि आने वाले चुनाव में कि बीजेपी को जिस वो सशक्त और दावा कर रही है कि इस बार 400 पार का, तो उससे कैसे निजात, मतलब क्या कहते हैं, उस मुहिम तक न पहुंचने दिया जाए और हम 200 तो पार हम भी पहुंचे, इस रूप में मतलब क्या कहते हैं कोशिश की जा रही है। उसमें जतन में हो सकता है इनको सीट शेयरिंग करनी पड़े। राजस्थान में 25 में नहीं तो 23 पे या और कहीं पे भी कांग्रेस चुनाव लड़े। तो ये सारी जो चीजें अभी जो इसके बाद ये गठबंधन की बात तो अलग है, लेकिन हाँ प्रारंभिक स्तर पर जो तैयारियां चल रही है वो की जा रही है। अभी पार्टी कुछ उस जो निराशा जो विधानसभा चुनाव में
जो हार हुई है उसकी निराशा से भी उभर रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ ही रहा है। तो यूँ कह सकते हैं कि भाजपा तैयारियों के मामले में 20 है तो ये 19 चल रही है, लेकिन इतनी पीछे भी नहीं है कि वो आने वाली रणनीति पर तैयार ना कर रही हो, वो भी मुद्दे बना रही है। हमने जो हमारी योजनाएं जो थी, जो खासकर चिकित्सा, शिक्षा और इधर वर्ग की जो थी और जो जन कल्याण की थी, उनको मतलब मौजूदा जो सरकार है आते ही उसको बंद कर दिया, और विकास के कार्य जो बिल्कुल उसको बना सकती है, आप सही कह रहे हैं। तो ये कुछ मुद्दे होंगे। चलिए समय कम है, मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। ओम जी, क्या लगता है आपको, मैं नेताओं के दौरे की बात कर रहा था, हम स्क्रीन पे चला भी रहे हैं कि राहुल गांधी भी आने वाले दिनों में अपनी न्याय यात्रा के जरिए, वो बेशक पूरी राजस्थान का जो ऊपर का हिस्सा है धौलपुर होते हुए उस तरफ से निकल करके जाएंगे, लेकिन असर तो होता है जब अमित शाह जी का असर अगर जयपुर से 200 किलोमीटर दूर होगा, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता मानते हैं कि राहुल गांधी उनके लिए भी एक बड़ा चेहरा है। तो ये आने वाले दिनों में और दोनों तरफ से कुछ मजबूत दावे, मजबूत दौरे, बड़े नेता इनके और बढ़ सकते हैं। देखिए योगेंद्र जी, एक तो चीजें बड़ी सीमित तरीके से समझने की होती हैं, और दूसरा जनमानस कब क्या मूड बना लेता है इस बात का एहसास बहुत मुश्किल से होता है। ये हमने देखा है, जनता पार्टी के बनना और बिखरना और शासन में आना भी। और उस वक्त जब हम लोग अंदर जेल में थे तो कहा जाता था हमारे जाने से कुत्ते भी नहीं रोए, और फिर जब बाहर निकले तो वो जो कह रहे थे ना, कुत्ते भी नहीं रोए, वो किसी इस कोने पे खड़े थे या उस कोने पे खड़े थे। तो जनमानस बहुत अलग तरीके से सोचता है। जनमानस हमारे राजस्थान में 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जानवरों पे, पक्षियों पे, इन पे फोकस करके अंदाजा लगाया जाता है। कल एक बीजेपी के जनाब थे, वो कह रहे थे कि वैद्य से ज्यादा पता ऊंट के मरने का चींचड़ों को होता है, चींचड़े छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। उनका संदर्भ था कांग्रेस में। लेकिन मैं कहा, वो मरे हुए जानवर को, मरने वाले को छोड़ के चींचड़े जब जिंदा के चिपकते हैं तो वो सावधान नहीं रहता है कि मेरे चिपकने शुरू हो रहे हैं अभी, ये मेरे को भी ऐसे छोड़ के जाएंगे। तो ये ऐसी ये अनुभव की बात है, ये बहुत मुश्किल से आती है, जो हमने अपने पुरखों से सुनी और आज तक बोल रहे हैं, तो लेकिन ये सच है। तो अब जो सिलसिला हो रहा है, मुझे यूं लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से राजीव गांधी को, राहुल गांधी को जिस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है, यंगस्टर्स जैसे जुट रहे हैं यूपी में, जैसे मैं यही मानता हूं कि राहुल गांधी के आने से ही ये अखिलेश से भी और आप क्या कहते हैं, आप पार्टी के साथ में गठबंधन हुआ है, और ये राहुल गांधी के आने से यहाँ बीटीपी के साथ में, आरएलपी के साथ में गठबंधन होगा। इनके समझ में आ गया कि सिर्फ अपने अहंकार में रह करके आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सामने बड़ी ऑर्गेनाइज और फाइनेंशियली बड़ी अप टू डेट पार्टी है। उससे मुकाबला करने के लिए आपको, और मोरालिटी के रास्ते पे नहीं है वो, जो अटल जी के जमाने में या आडवाणी जी के जमाने में जो कहा जाता था ना, एक साफ सुथरी पार्टी चाहिए। ये कांग्रेस सारा तानाशाही के रास्ते से यूं कर रही है, तो बिल्कुल ये का मसला कांग्रेस के सामने। अब तो ऐसे में अकेला नहीं लड़ सकता, तो तैयारी का सिलसिला है, और राहुल के आने से शायद सीन बनेगा और कुछ मुद्दे भी मिलेंगे, कुछ वो भी होगा। तो बिल्कुल, क्योंकि हमने तैयारियों की लेकर के चर्चा की है, और क्या चल रहा है राजस्थान में, तैयारियों के क्या मायने। आने वाले दिनों में तलखियां भी दिखेंगी आपको, तैयारियां भी दिखेंगी, एक्टिविटी ना केवल राजस्थान में पूरे देश में दिखाई देंगे, क्योंकि 5 साल में एक बार जो लोकतंत्र का बड़ा उत्सव, जिसे हम आम चुनाव के रूप में देखते हैं, वो होने वाला है और होना भी चाहिए। खैर, तौर तरीके सब समय के साथ में बदल जाते हैं, तो राजनीति उससे अछूती नहीं रह सकती है, और वो भी अब अपने अंदाज से। बहुत फास्ट इलेक्शन हो गया। हम अगर चर्चा भी कर रहे हैं तो चर्चा के दरमियान हम देख सकते हैं कि हाँ, अतिशी का बयान आया है कि भाई केजरीवाल को 3 से 4 दिन में गिरफ्तार कर सकते हैं। ये तमाम चीजें जो पहले होती थी अगले दिन ही पता लग पाती थी। तो मीडिया भी फास्ट है, पब्लिक भी फास्ट है, हर चीज को देखते, एक दिन क्या हुआ अगले दिन वो डिलीट मार देते हैं कि अब तो नई चीज आने दो। तो इसी संदर्भ में हमने चर्चा की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।